Hello friends, myself Dr. G.P. Dayama, Associate Professor in Botany, Darwin College, Samali, and today I will teach you silent feature on general characteristic of Bryophyta. देखिए, ब्रायोफाइटा जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंतर्गत सिंपल और प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं, और प्लांट जो जगत है इसमें इसको थैलोफाइटा और एडोफाइटा के बीच में रखा गया है। ब्रायोफाइटा का प्रयोग जो है सबसे पहले ब्रॉन ने 1864 में और शिम्पर ने 1879 में इस समूह को डिवीजन का स्तर प्रदान किया। एंगलर ने पादप जगत को थैलोफाइटा व एम्ब्रियोफाइटा में विभाजित किया और समान उत्तक की उपस्थिति के आधार पर एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में वर्गीकृत किया। इस प्रकार ब्रायोफाइटा जो विभाग प्रभाग है इसमें सिंपल, प्रिमिटिव, प्रथम और स्थलीय जो असंवहनी और जो भ्रूणीय पादप आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इन पादपों को जीवित रहने के लिए अधिक जल व नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियस भी पादप भी कहा जाता है। अब जो इनके साइलेंट फीचर है मैं इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। ब्रायोफाइटा आदिम जो है स्त्री टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो नम और छायादार स्थलों के ऊपर बहुत आयत से पाए जाते हैं। जैसे कभी आप घने जंगलों में जाते हैं तो वहाँ जमीन के ऊपर, पेड़ों की छालों के ऊपर जो है इस प्रकार से ब्रायोफाइटा जो है उसमें पाए जाते हैं। जीवन चक्र में इसमें सुस्पष्ट गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है अवस्थाएं पाई जाती है जो कि हेटेरोमॉर्फिक होती है। हेटेरोमॉर्फिक होती है, इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में बिल्कुल सुस्पष्ट गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुविद अवस्थाएं पाई जाती है जो कि हेटेरोमॉर्फिक होती है। दोनों की जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो बाह्य संरचना होती है और जो फिजियोलॉजी होती है बिल्कुल टोटली इनकी डिफरेंट होती है, इसलिए हम इनको विषमरूपी भी कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक भी कहते हैं। इसमें जो मुख्य पादप होता है वो गेमेटोफाइट होता है, दीर्घकालीन होता है, स्वपोषी होता है और इसमें जो है मुक्त शाखी होता है। जबकि जो स्पोरोफाइट होता है वो अल्पजीवी होता है और जो है ये गेमेटोफाइट के ऊपर अपने पोषण के लिए जो है इसमें आश्रित रहता है। ये इसकी विशेषता है ब्रायोफाइटा के अंदर कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो अपने पोषण के लिए इसका जो निर्माण है, ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट का निर्माण है वो ब्रायोफाइटा के का जो युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद के जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसी के पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के कारण से इसमें जो है वो स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और स्पोरोफाइट जो है टोटली अपने पोषण के लिए और जो है वो गेमेटोफाइट के ऊपर निर्भर रहता है। युग्मकोद्भिद जो है वो थैलॉइड तथा श्यान या ऊर्ध्व होता है। थैलॉइड होता है, श्यान या ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व स्वरूप जो है स्तंभ के समान एक्सिस तथा पत्ती सदृश अपेंडेजेस में जो है वो इसमें विभेदित होता है। युग्मकोद्भिद अधोस्तर पर जो है आधार के ऊपर ये राइजोइड्स के द्वारा संलग्न रहता है और इसके जो मूलाभास है एक कोशिक हो सकते हैं, अशाखित तथा बहुकोशिक और शाखित प्रकार के दोनों ही प्रकार के इसमें मूलाभास पाए जाते हैं। आप देखिए इसमें एक कोशिक भी है, अशाखित भी है और बहुकोशिक भी है और शाखित प्रकार के मूलाभास यानी मल्टीसेल्युलर और ब्रांच्ड दोनों ही प्रकार के मूलाभास जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो संवहन उत्तक होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसको आप जाइलम और फ्लाइम बोलते हैं, इनका पूर्णतः इसमें अभाव होता है और इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल दो ही प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें जो है वो अलैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है।
लैंगिक जनन जो है इसमें एडवांस ओगेमस प्रकार का होता है। आपको मैंने पहली जो क्लासेज हैं उसमें एल्गी में आपको 3 प्रकार के लैंगिक जनन बताएं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। तो इसमें ओगेमस होता है और ओगेमस भी एडवांस ओगेमस प्रकार का इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जननांग यानी पुंधानी, यानी जिसको आप जो है एंथ्रीडिया बोलते हैं, नरजनांग होती हैं, और जो स्त्रीधानी होती है, जो आर्चिगोनिया होती है, वो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है। तो इसमें ये है आपके एंथ्रीडिया और एक इसमें है आर्चिगोनिया। तो जो एंथ्रीडिया है इसको हिंदी में बोलते हैं पुंधानी, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जो आर्चिगोनिया है इसको बोलते हैं हिंदी में स्त्रीधानी, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। और ये बहुकोशिक तथा बंधे आवरण के द्वारा, यानी जो एंथ्रीडिया है और जो आर्चिगोनिया है, इनके चारों ओर जो स्टेराइल कोशिकाएं होती है उनका आवरण जो है इनके चारों तरफ पाया जाता है। पुंधानी में चल और द्विकशाभिकी एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। जो जो एंथ्रीडिया होती है, उस एंथ्रीडिया के अंदर जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, यानी जो कुंभणु बनते हैं, वो जो है आपके बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। और जो स्त्रीधानी है वो बिल्कुल फ्लास्क संरचना, इस प्रकार से इसकी फ्लास्क संरचना होती है। ऊपर का जो नैरो पार्ट होता है इसको नेक बोलते हैं, और नीचे का जो इसका ब्रॉड हिस्सा होता है इसको वेंट्रल बोलते हैं, जिसके अंदर जो है एग सेल और वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है। तो जो स्त्रीधानी है, जो आर्चिगोनिया है, वो फ्लास्क लाइक, जैसे आपने डायग्राम में देखा है, फ्लास्क लाइक होती है। और इसका जो आधारी भाग है, इस आधारी भाग में जो फूला हुआ पार्ट है जो थैलस से जुड़ा हुआ होता है, इसमें अचल जो है वो एक जो नॉन मोटाइल है इसमें एग पाया जाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब ये है कि जब भी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एंथ्रोजोइड होते हैं वो आर्चिगोनिया यानी जो स्त्रीधानी है उसकी नेक कैनाल सेल्स की कोशिकाओं के डीजेनरेट होने से वहाँ एक रास्ता बन जाता है, और उस रास्ते के थ्रू जो है इसमें एक प्रकार का मूवमेंट होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके कारण से जो है ये आर्चिगोनिया की ओर जो अट्रैक्ट होता है, और उस नेक कैनाल सेल की जो डीजेनरेट कोशिकाएं होती है उसके मार्फत होता हुआ जो है ये एग तक इसमें पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, इसमें आंतरिक होता है। अर्थात निषेचन के समय जो एग होता है वो आर्चिगोनिया से विमुक्त नहीं होता है, और निषेचन के लिए इसमें जल बहुत ही आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस इसीलिए हैं कि ये अमूल जो आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं वो स्थलीय हैं, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, परंतु जीवन चक्र की ये एक ऐसी अवस्था है रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसलिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, यानी जो एंथ्रोजोइड्स है वो आर्चिगोनिया तक मूवमेंट करे, इसलिए इनको जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। इसमें जाइगोट में विश्राम अवस्था का अभाव होता है। मित्रों, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको एल्गी में बताया था कि एल्गी में जो जाइगोट होती है वो पैरामेटिक बॉडीज के रूप में उत्पन्न होती है, यानी जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उन एडवर्स कंडीशन के अंदर जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट जो अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार से जो है वो रेस्ट्रिक स्टेज में चला जाता है। पैरामेटिक बॉडी होती है, यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है उसको सहन करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए इस प्रकार से जाइगोट जो होता है उसके चारों तरफ मोटे भित्ति का निर्माण हो जाता है, और वो एडवर्स कंडीशन को सह सकता है। और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होती है जाइगोट में विभाजन होता है और नए थैलस का, नए सुकाय का निर्माण करने में सक्षम होता है। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा इस प्रकार से नहीं होता है। जैसे इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट में जो है वो जो है उसके बाद में इससे स्पोरोफाइट बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो जाइगोट होता है इसमें विश्राम अवस्था का इसमें अभाव होता है। जाइगोट के तुरंत बाद उसमें विभाजन हो जाता है, और विभाजित होकर वो स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। युग्मनज विभाजनों के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण का जो विकास होता है वो एक्सोस्पर्मिक जो है बहिर्मुखी प्रकार का इसमें होता है। भ्रूण से बीजाणु भित्ति का निर्माण होता है। अभी आपको मैंने बताया कि ब्रायोफाइटा के
जीवन चक्र में दो प्रकार के सुस्पष्ट पीढ़ियाँ पाई जाती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो अब तक जो आपने पढ़ी है वो ब्रायोफाइटा की गैमेटोफिटिक जनरेशन है। जैसे ही गैमेटोफिटिक जनरेशन में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो है आपके एंथीरिया लगती हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं उनके ऊपर आर्चिगोनिया लगती हैं, और इस प्रकार से एंथीरिया में एंथीरियोइड्स बनते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर आर्चिगोनिया बनती है, नेक्स्ट और आपके इसमें जो है वो जो वेंटर होता है उसके अंदर एग होता है, एंथोजोइड का एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद में इसमें भ्रूण बनता है, और भ्रूण इसमें एक्सोस्पोरा होता है, और भ्रूण से इसमें फिर स्पोरोफाइट बनता है। और जो स्पोरोफाइट होता है इसमें मुख्यतः फूड, सीटा और कैप्सूल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी जो ब्रायोफाइट्स हैं, सभी ब्रायोफाइट्स के जो स्पोरोफाइट हैं उनमें फूड, सीटा, कैप्सूल होता है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि रिक्शा जो ऐसा एक ब्रायोफाइटा है जिसके अंदर केवल और केवल इसमें कैप्सूल होता है, फूड और सीटा का अभाव होता है। जबकि इसके विपरीत जो मार्केंशिया है, मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें फूड भी होता है, सीटा भी होता है और उसके अंदर कैप्सूल भी होता है। तो हम यहाँ चूँकि ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ब्रायोफाइटा का सामान्य लक्षण है कि जो इसका स्पोरोफाइट है, मैक्सिमम जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं उनमें वो जो है आपके फूड, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। आप देखिए इसमें स्पोरोजिनस सेल्स होती है, ये इस प्रकार से इसका स्पोरोफाइट होता है। ये स्पोरोफाइट होता है इसका, ये इसका फूड होता है, और इस फूड के द्वारा जो है ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट में दसा हुआ रहता है, और गैमेटोफाइट से ये पोषण और जल वगैरह प्राप्त करता रहता है। ये इसका जो लंबा पार्ट होता है इसको सीटा बोलते हैं। जैसे जैसे स्पोरोफाइट मैच्योर होता जाएगा इसकी सीटा की जो कोशिकाएं लंबी होती जाती है और ये धीरे धीरे जो है गैमेटोफाइट से बाहर आ जाता है। और ये जो इसका जो लटका हुआ जो गोल पार्ट है इसको बोलते हैं कैप्सूल। ये इसका फूड है, ये इसका सीटा भाग है और ये इसका कैप्सूल भाग होता है। और इस कैप्सूल के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, स्पोर्स होते हैं और इलेटर्स होती है। इलेटर्स जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं के जो है डिस्पर्जल में इनकी हेल्प करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं इनका निर्माण स्पोरोफाइट की जो स्पोरोजिनस कोशिकाएं होती है, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से, यानी जो स्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से होती है। और इस प्रकार से इसमें जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से इसमें अगुणित बीजाणुओं का यानी हैप्लोइड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। और ये जो हैप्लोइड स्पोर होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं स्पोरोफाइट से और अंकुरित होकर सीधे ही जो है ये गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। चूँकि जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अतः जर्मिनेट होने के बाद ये गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं अथवा प्रोटोनिमा बनाते हैं, और प्रोटोनिमा से जो है वो धीरे धीरे फिर उसमें गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। तो ये जो है आपके इसमें ब्रायोफाइटा के प्रमुख इसमें लक्षण हैं।